बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी। हमारा एक पेंडिंग चैप्टर रह रहा था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब हम हेड्स ऑफ इनकम स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि कितने हेड्स थे जी? 5 हेड्स थे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज के ऊपर हमने फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये रेजिडुअल हेड है, यानी इसके अंदर इसका जो स्कोप है वहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर कोई इनकम किसी और हेड में फॉल ना कर रही हो तो फिर हम उसको कहाँ ले आएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले आएंगे। अब ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसीलिए हमने इन्हें एंड पर रखा हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा एंड में छुट्टियां कर लेता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ का ऐसा टॉपिक ना छूटा हुआ हो कि जो वो खुद से करीज करके पढ़े तो उससे पढ़ा ना जा सकता हो। ये सारी चीज़ें अब छोटी छोटी इसी किस्म की रहती हैं, कोई बड़ा लंबा चौड़ा हमारा काम रहता नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जी, सेक्शन 39। इनकम ऑफ एवरी काइंड रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर हेड, रेजिडुअल हेड, shall be chargeable to tax under the head income from other sources। ये कॉन्सेप्ट आ गया। आपको पता है कुछ डेफिनेशन बाद में क्या करते हैं, लफ्ज़ इंक्लूडिंग से फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। आप इस लेक्चर में बुक को यूज़ करेंगे, सर अदनान साहब की बुक को, और वहाँ से ही हम इसको लेकर चल रहे हैं कि कैसे ये सारा निज़ाम आगे चलेगा हमारा। अच्छा जी, नाउ पहली एग्जाम्पल आ गई डिविडेंड, ठीक है, पहली एग्जाम्पल आ गई डिविडेंड। लेकिन ऊपर कंडीशन क्या लगी? अगर हम ऊपर से कंडीशन को रीड करें तो कंडीशन लगी कि हर वो इनकम जो किसी और हेड में फॉल ना कर रही हो। इसका मतलब है किसी भी इनकम को क्लासिफाई करने से पहले हम देखेंगे अगर वो किसी और हेड में फॉल कर रही है तो फिर वो अपने पेरेंट हेड में चली जाएगी, और अगर कहीं फॉल नहीं कर रही है तो फिर कहाँ आ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगी। मसलन डिविडेंड इज अ वेरी गुड एग्जांपल। पाकिस्तान सोर्स इनकम डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर सेक्शन 5, FTR में चली गई थी, ठीक है ना। इसका मतलब है अब इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कहाँ कवर हो गई है? FTR में चली गई थी सेक्शन 5 के अंदर। However, if dividend received a foreign source income, कोई फॉरेन कंपनी के शेयर्स आपने परचेज किए हुए हैं और आपको वहां से डिविडेंड मिल रहा है तो देन इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दूसरी एग्जांपल आ गई रॉयल्टी। अगर आप किसी चीज की रॉयल्टी रिसीव कर रहे हैं तो रॉयल्टी क्या कहलाएगी? फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तीसरी एग्जांपल आ गई प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट का क्या मतलब है? इंटरेस्ट इनकम। Profit on debt fall under final tax regime in case of all person except company। कंपनी के अलावा बाकी जितने लोग हैं उनकी ये इनकम कहाँ कवर हो रही है? इनकम फ्रॉम फाइनल टैक्स रिजीम में कवर हो रही है। जी इसीलिए हमने वहाँ भी यही जिक्र आ रहा था, ये उसी की ही सेकंड बात यहाँ जिक्र हो रही है। वहाँ भी यही बात जिक्र हो रही थी कि अगर कंपनी कर रही होगी तो फिर उसका इनकम आएगा, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए ये कहाँ चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। वहाँ भी यही बात डिस्कस हो रही थी। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ। हमने रिफंड के रूल्स पढ़े उधर सेल टैक्स के अंदर कि रिफंड जो है वो 45 डेज के अंदर मिल जाएगा। लेट्स अज्यूम अगर रिफंड 45 डेज में नहीं मिला तो गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर देती है, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल ये एक अलग से बहस है कि पे करती है कि नहीं करती है, लेकिन किताब में लिखा है कि गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी। अब अगर फर्ज किया आपका 1 करोड़ का रिफंड था और आपको उस इंटरेस्ट की वजह से 1 करोड़ 5 लाख रुपया मिल गया, तो ये असल में ऊपर वाले 5 लाख का जिक्र हो रहा है कि वो फिर इनकम कहाँ जाएगी? वो अदर सोर्सेज में। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ। एनी टैक्स लॉ का मतलब है सेल टैक्स भी बीच में आ गया, इनकम टैक्स भी बीच में आ गया, और भी कोई टैक्सेशन के लॉज हैं तो वो बीच में कवर हो गए हैं।
जी सिंपली जो इंटरेस्ट है वो कहाँ जाएगा? अब जाहिर है आपका 1 करोड़ रुपया तो आपका अपना ही था, रिफंड जब मिल रहा है, तो जो ऊपर का 5 लाख मिला है वो क्या है? वो आपकी इनकम है कहीं ना कहीं से, तो वो इसके अंदर फॉल कर जाएगी। कंपनीज के लिए इनकम में, इनकम फ्रॉम बिजनेस जी, FTR में नहीं। पेनल्टी तो हमें लगेगी ना, वो तो बिजनेस में चली जाएगी, उसका यहां जिक्र नहीं है, ठीक है ना। जो कॉन्ट्रेक्चुअल आपकी आपस की लाइबिलिटीज हैं वो तो आपकी बिजनेस इनकम है, बिजनेस एक्सपेंस था, वो पेनल्टी हमने वहां बिजनेस एक्सपेंस में भी अलाउ कर दी थी ना, वो वाली पेनल्टी जो किसी रूल्स रेगुलेशन लॉ को वॉयलेट नहीं कर रही है। तो हमने कहा था कि वो तो आपकी बिजनेस की क्लास है, बिजनेस एक्सपेंस था, इसका मतलब है उसका रिवर्सल क्या होगा? बिजनेस इनकम होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट का क्या मतलब हुआ? अगर ओपन प्लॉट आपने रेंट पे दिया हो, क्योंकि जब हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहां हमने क्या पढ़ा था? ऑनर ऑफ द, ठीक है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा जी, रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ये वहां हमने एक्सक्लूड किया था इसको, अगर आप याद करें तो वहां हमने इसको एक्सक्लूड किया था। जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो स्कोप पढ़ रहे थे वहां हमने कहा था कि अगर कोई शख्स बिल्डिंग लीज पर लेकर और आगे सब लीज कर देता है तो इसकी जो इनकम होगी, मसलन आपने एक घर लिया किराए पर 10 लाख रुपए का और आपने आगे रेंट पर दे दिया 12 लाख रुपए का, ठीक है। अब आप तो ऑनर नहीं है, उस हेड में जाने के लिए तो जरूरी था कि ऑनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग होते आप, लेकिन आपको इनकम तो बेकानी शुरू हो गई है। तो ये इनकम कहां जाएगी? रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ये कहां चली जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। सब लीज का कोई दोबारा से नहीं समझाना, सब लीज का मतलब होता है खुद आपने किराए पर लेकर आगे दोबारा चीज किराए पर दे दी। आप ऑनर नहीं हैं, आप एक हैं कि आप ऑनर हैं और फिर आपने कोई चीज किराए पर दे दी, और एक है कि आप ऑनर नहीं, आपने खुद किराए पर लेकर आगे कोई चीज किराए पर दे दी, दैट इज कॉल्ड सब लीज। फिर हमने ये भी वहीं पर पढ़ा था, ये बात भी वहीं पर पढ़ी थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, इसको उधर स्कोप से निकाला था। तो ये वहां से निकल कर इनकम गई कहां थी? तो वो यहां आ गई है, क्योंकि और किसी हेड में नहीं हमने पढ़ा कि ये इनकम आ गई हो, सैलरी में नहीं आ सकती थी, प्रॉपर्टी से तो हम इसे निकाल ही रहे थे, लेकिन ये अच्छी इनकम थी, इसने ये नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, ठीक है ना, ये चुप करके वहां से निकल कर आ गई थी, और जाहिर है कैपिटल गेन भी नहीं था ये, तो फिर ये रेजिडुअल हेड में ही ऑब्वियसली इसने एब्जॉर्ब होना था। इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर हो गई बात जी? अब ये सारी बातें, ये सारी प्रोविजन हमने उस वक्त रेलिवेंट जगह पर इनको देखा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को जब हमने पढ़ा था तो वहां स्लाइड नोट्स में देखिएगा, वहां इसकी एग्जांपल भी बनी हुई थी कि यार ये इससे मुराद है, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज, यूटिलिटीज और अदर सर्विस कनेक्टेड विद रेंटरिंग ऑफ बिल्डिंग, एग्जैक्टली ये भी वहीं से निकल कर इनकम यहाँ आई थी, इसकी भी एग्जाम्पल वहीं बनी हुई थी हमारे उन्हीं कोर नोट्स के अंदर। तो अभी तक अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें आ गई जी? डिविडेंड, रॉयल्टी, प्रॉफिट ऑन डेट, ग्राउंड रेंट, सब लीज और बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, एमिनिटीज, यूटिलिटीज, ठीक है ना। ये हमारे पास एग्जांपल इसकी इकट्ठी होती जा रही। एनी एन्युटी और पेंशन, एनी एन्युटी और पेंशन, ये भी इसके अंदर फॉल कर गई जी। जी, pension received by an employee from employer is chargeable under the head income from salary. However, pension scheme are not necessarily due to relationship of employment. ये जो आप पोस्टल ऑफिस की एन्युटीज और पेंशन लेते हैं, जो उसका जिक्र हो रहा है, एक तो था ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन से आप पेंशन क्रिएट हो रही थी,
आपको एम्प्लॉयर दे रहा था। एक आपने जब टैक्स क्रेडिट्स पढ़े हैं तो वहां आपने पढ़ा था कि अगर कोई शख्स अपनी खुद पेंशन स्कीम बना ले तो वो जो पेंशन मिल रही होगी वो कहाँ जा रही होगी, वो फिर यहाँ जा रही होगी, इनकम फ्रॉम, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन तो वहां एग्जिस्ट नहीं करता होगा ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन तो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता होगा। आपने पोस्टल ऑफिस पे चले गए, कोई भी आपने पेंशन स्कीम, वो जो पेंशन फंड्स हमने पढ़े थे टैक्स क्रेडिट्स वाले जगह पर, ठीक है, उसके अंदर आप जमा करवा रहे हैं, वो जिसमें हम पढ़ रहे थे कि 42 ईयर और उसके बाद 2% एक्स्ट्रा और वो वाले रूल्स। अब वहां अगर हमने एक पेंशन स्कीम अपनी इस्टेब्लिश की है, उससे हमें पैसे मिलने शुरू हुए, तो वो कहां जाएगी? एम्प्लॉयर तो कोई है नहीं हमारा सामने, समझ आ गई बात? अच्छा, नेक्स्ट आ गया जी, एनी प्राइज बॉन्ड विनिंग फ्रॉम ए रेफरल लॉटरी, प्राइज ऑन विनिंग अ क्विज, प्राइज ऑफर्ड बाय कंपनीज फॉर प्रमोशन ऑफ सेल्स और क्रॉसवर्ड पजल, ठीक है, कोई रेफरल टिकट, कोई फुला, कोई चीज, कोई प्राइज बॉन्ड, यानी कोई भी इस टाइप का प्राइज आपका निकल आता है अगर कहीं से, तो वो आपकी इनकम तो है ना, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा ऑब्वियसली। तो इनकम कहाँ कवर होगी? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन तो नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो जाहिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही जाएगा। इसीलिए जब आप ये टीवी शोज वगैरह और ये चीज़ें देख रहे होते हैं, फाद मुस्तफ़ा और फलां और दिमाग, तो ये सब चीज़ें असल में ये उन्हीं का जिक्र हो रहा है। तो जब आपको कोई प्राइज़ मिल रहा होता है, तो जब एक आदमी प्राइज़ विन करता है, कहते लाओ जी इतने पैसे निकालो, कहते वो किस चीज़ के? भाई मेरा प्राइज़ निकाल, कहते भाई टैक्स तो आपने देना है ना अपने प्राइज़ का, ठीक है ना। आपको एक गाड़ी मिल गई प्राइज़ में, अब इसके ऊपर 10% टैक्स है, फ़र्ज़ करिए कोई 4 मिलियन की गाड़ी दे दी है, तब 4 लाख रुपया तो आपसे मांगेंगे वो फिर, क्योंकि आपने टैक्स देना है वहाँ पर। अच्छा जी, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द प्रोविजन, यूज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ग्रांट ऑफ राइट और एक्सप्लोरेशन नेचुरल रिसोर्सेज, ये उन रॉयल्टीज का जिक्र हो रहा है जो ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह से, जिसकी लैंड में से ऑयल वगैरह निकल आता है, गवर्नमेंट उसको कुछ रॉयल्टी और चीज़ें पे कर रही होती है ना, जैसे अकबर बुगती वगैरह लोग थे। ये उन रॉयल्टीज़ का जिक्र हो रहा है कि अगर आपकी ज़मीन में से, क्योंकि एक उसूल ये है कि अगर लैंड में से, फ़र्ज़ की आपकी ज़मीन में से गोल्ड निकल आया, ऑयल निकल आया, गैस निकल आई है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ हुकूमत की मलकियत है और ये गवर्नमेंट की चीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट एक अच्छा वो कर्टेसी शो करने के लिए, इसका लीगल स्टेटस यही है, ये सब कुछ स्टेट की मलकियत है चीज़ें, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? आपको कुछ रॉयल्टी पे करना शुरू कर देती है। ये उस रॉयल्टीज़ का जिक्र हो रहा है। सही है, कोई हरज नहीं है कोई हरज नहीं है, लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज छुपाकर हो नहीं सकती। ये असल में ये मलकियत भी इसीलिए है कि इनको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, गोल्ड को भी नहीं यूटिलाइज कर सकते। गोल्ड ऐसे थोड़े निकलता है कि गोल्ड को बीच में से बना बनाया गोल्ड निकलता है। गोल्ड तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं निकाल सकती है, इसीलिए तो हमें रिकॉर्डिंग और ये कॉन्ट्रैक्ट करने पड़े थे, ठीक है ना। और वो कंपनीज जो उसकी एक्सट्रैक्शन करती हैं, वो आकर कहते हैं कि ठीक है जी गोल्ड निकलेगा, 70% हम ले जाएंगे, 30% आपको दे देंगे। अब आपके पास टेक्नोलॉजी है नहीं है, वो इक्विपमेंट है नहीं है, वो स्किल सेट है नहीं है, वो कहते हैं यही कॉन्ट्रैक्ट है, आपने करना है, ठीक है, नहीं करना रहने दें। समझ आ गई बात? तो ये इतना आसान है कि छुपा लेंगे। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फॉर प्रोविजंस, यूज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये भी वही बात है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब नीचे एग्जांपल एक आ रही है, पढ़ ही लें इसको। अच्छा, उन्होंने उससे पीछे इसको यूज कर दिया, वही अगर कोई, जैसे हमारी एक एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन है कि एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जो बराह रास्त एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रही है, यानी एग्रीकल्चर क्रॉप्स आते हैं और उसका वो कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है साथ ही उसके,
इस बिल्डिंग का जो किराया है ये भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। यहां भी इसी तरह ही है कि ये जो आपने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे थे, ये इनके साथ अगर कोई बिल्डिंग है जो उसी से अटैच है तो उसका रेंट भी इधर ही चला जाएगा, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी इनकम में नहीं जाएगा। इसी देखें, अज्यूम इन द अबव एग्जांपल मिस्टर अरसलान एहसान हैज अलाउड द प्रॉपर्टी अगेंस्ट 20% शेयर ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्टेड। अगर आप इस तरह से इन काइंड कोई चीजें ले रहे होते हैं ना, तो फिर आप जो है वो वाली अमाउंट भी, ये वाला रेंट भी आपका प्रॉपर्टी इनकम की बजाय कहां चला जाएगा, इधर ही चला जाएगा। सेम हमने एग्रीकल्चर इनकम में भी ऐसी प्रोविजन बनाई हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाइए। एनी अमाउंट रिसीव बाय अ पर्सन एज कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ ए बिल्डिंग reduced by amount paid by person to acquire the possession of the building, ये भी रेंटल इनकम की एक्सक्लूजन आई है। रेंटल इनकम में आपने एक बात ऐसे पढ़ी थी, रेंटल इनकम में एक बात आपने ऐसे पढ़ी थी कि अगर आप कोई एडवांस रिसीव करते हैं तो फिर उसका 1/10 हमने चार्ज करना शुरू किया था टैक्स में। अच्छा, कुछ जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं ना, कुछ जो कमर्शियल जगह होती हैं, वहाँ आपने कभी एक लफ्ज़ सुना होगा, एक हमारा लोकल वर्ड यूज होता है पगड़ी, ठीक है, रेंटल प्रॉपर्टी में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में, कि अच्छा जी ये दुकान है, इसका रेंट कितना है, वो कहते हैं जी इतना, कहते हैं पगड़ी कितनी है। पगड़ी का मतलब होता है कि जब आपने इस शॉप का पोजेशन लेना है, फर्ज किया पगड़ी है उस वक्त 1 मिलियन, तो आप ऑनर को ये 1 मिलियन पे कर देंगे। पगड़ी और एडवांस में बस एक थोड़ा सा फर्क है। एडवांस भी ऐसी था, आप पोजेशन लेने के लिए एक अमाउंट रख देते थे, लेकिन वो सेम अमाउंट आपको एट द एंड पर क्या हो जाती थी, रिफंड हो जाती थी। लेकिन लॉ इस पर भी बाज नहीं आ रहा था, लॉ कहता था इसका भी 1/10 हम आपकी इनकम में ऐड करेंगे। पगड़ी में स्टेटस ये नहीं होता, बल्कि पगड़ी एक मार्केट, जैसे किसी भी चीज की प्राइस मार्केट फोर्सेस डिटरमिन कर रही होती है ना, तो पगड़ी भी मार्केट फोर्सेस डिटरमिन कर रही होती हैं। जब आपने शॉप रेंट पर ली तो उस वक्त पगड़ी थी 1 मिलियन, आपने कुछ अरसे के बाद शॉप वेकेट की, अब पगड़ी हो गई है 1.5 मिलियन, तो आपको असल में 1.5 मिलियन मिलेंगे। अब इसका मतलब है आपको 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। अब फिर आपको एक प्रॉफिट हो गया, एक गेन हो गया। अब फिर इसका क्या स्टेटस करें, तो लॉ, क्योंकि उस वक्त लेजिस्लेटर के जहन में क्या बात चल रही थी, ये वाला एडवांस, उसने इसकी टैक्सेशन भी फॉर नथिंग इसी तरह की बना दी। उसने कहा जी ये जो गेन आया है ना, इसके 10 हिस्से करके 10 सालों में हम इसको टैक्स करेंगे, लेकिन करेंगे कहां, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लाके। अब पढ़िए इसको, पढ़ ले इसको। बात समझ आ गई? अच्छा जी, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान, एन्युटी प्लान, वॉलेंट्री पेंशन प्लान। अब इनका बाकायदा जिक्र भी आ गया। पहली पेंशन का जिसका जिक्र आ रहा था वहां वो कोई भी हो सकती थी पेंशन, ठीक है ना, अब पोस्टल ऑफिस से, कोई भी प्राइवेट कंपनी से, यहां उन सारे का जिक्र आ गया बाकायदा भी, जो कि हम ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। एनी अमाउंट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और रिसीव्ड एज गिफ्ट। अब जरा नैब के केसेस का जिक्र होने लगा, अलर्ट हो जाए, चौकस हो जाए, ठीक है। वो कह रहा है जी एनी अमाउंट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड
विदाउट कंसिडरेशन। वो कहते हैं ना जी भाई लोग हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा गए, हमें तो पता ही नहीं चला। ये किस्से तो आपने सुन रखे हैं, ठीक है ना। किसी पान वाले के अकाउंट में पैसे आई जा रहे हैं, किसी और के में आई जा रहे हैं, ठीक है। वो कहते जी कहाँ से आ रहे, कहते पता नहीं जी कौन भेजी जा रहा है, हमें तो पता नहीं है, अल्लाह की रहमत आई हुई है। तो लॉ कह रहा है कि कोई बात नहीं, अल्लाह की रहमत आई हुई तो थोड़ा टैक्स भी आने दें। वो कह रहे हैं अगर कोई अमाउंट रिसीव हो जाए बगैर किसी वजह के, एनी अमाउंट रिसीव आपके अकाउंट में आ गया, आपको वैसे किसी ने पैसे दे दिए, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव, आपको किसी ने प्रॉपर्टी, उसने कहा जी बस मेरा दिल करता है कि घर में आपके नाम कर लूं, ठीक है ना। ऐसे कौन होता है ऐसे? नहीं, देने वाला कि लेने वाला, ताकि मैं उसका नाम बताऊं। नहीं, आप देने वाले की बात कर रहे हैं कि नहीं, यानी किसी को देने वाला कौन हो सकता है? मैं उसके, मलक रियाज साहब ने जरदारी साहब को बिलावल हाउस गिफ्ट किया था यही लाहौर में। फिर जब उन्होंने कहा जी बिलावल हाउस आपने इन्हें दे दिया, तो ये क्या बात हुई? अब उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी यहाँ पे पंजाब में, इन्होंने ज़रा उनके पेच कसे, तो फिर उन्होंने इससे भी ज़्यादा अच्छा घर बना के हमजा शहबाज को दिया, ठीक है। तो देने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेने वाले लोग भी मौजूद हैं, ठीक है। तो लॉ ये कह रहा है कि यार कोई बात नहीं है, मलक साहब भी घर दें, जरदारी साहब भी लें, इनका तो वैसे ही हक बनता है, तो इसी तरह से हमजा शहबाज भी लेते रहें, कोई बात नहीं है, तो अच्छे लोग हैं सारे, इन्हीं को घर मिलने चाहिए, क्योंकि यही गरीब गुरबा हैं इस मुल्क के सारे। तो लेकिन लॉ ये कह रहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं, आप घर दे दीजिए, लेकिन उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, ये हम जिस बंदे ने घर रिसीव किया है उसकी इनकम में ऐड करेंगे, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाएगी, या और रिसीव्ड एज गिफ्ट, ठीक होगी बात जी। यानी वो कह रहे हैं कि अगर ये इनमें से भी कोई काम हो गया है तो फिर ये वाली बात भी आपकी क्या आ जाएगी, गिफ्ट में आ जाएगी, ठीक है ना। इसी के अंदर कोई पीर साहब भी शामिल हो गए जिनको लोग नजराना देकर जा रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली, मतलब मैं पीर साहब की तो नहीं, हम तो इन कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ बात समझा रहे हैं आपको। तो अगर कोई नजराना आ रहा है, हाँ तो कैश में अगर आ रहा है, अगर पीर साहब उसे ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो ठीक होगी बात जी। अच्छा जी, हाउएवर इफ गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स, ठीक है, it will not be included income from other sources, ठीक है ना। अगर रिलेटिव्स की तरफ से गिफ्ट आया है, भाई ने, फादर ने, वो एक है कि कौन कौन से रिलेटिव्स हैं, तो फिर क्या होगा जी, वो अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा। क्लियर हो गई बात जी? जी जी बोलिए। क्या कह रहे हैं? हाँ यही लिखा हुआ है ना। अच्छा जी, Mr. Kamran received the following gift as on this: jewelry from friend, painting from sister. He sold both on this respectively. Okay. Income from other sources, gift from this, income from capital gain. समझ तो आ रही यार, क्यों नहीं तुम लोग? नहीं 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 नहीं, वेस्ट नहीं हो रहा, बड़ा अच्छा पॉइंट पूछ रहा है।
नहीं नहीं, वो बड़ा अच्छा पॉइंट पूछ रहा है, टाइम नहीं ज़ाया हो रहा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा तवज्जो कीजिए। जब आप कैपिटल गेन को टैक्स करते हैं, कैपिटल गेन किस वक्त टैक्स होता है? जब डिस्पोजल करते हैं। ये रिसीट का जिक्र हो रहा है। जब पेंटिंग आपको रिसीव हुई उस साल में, अब जाहिर है आपको पता है ये उस वाली पेंटिंग का नहीं जिक्र हो रहा जो आप पिछड़े बाजार से या कहीं नारकली के बाहर से खरीद रहे हैं, ये बात उस वक्त भी जिक्र हो रही थी, ठीक है ना। ये किसकी पेंटिंग का जिक्र हो रहा है? सादकैन की पेंटिंग का जिक्र हो रहा है, पिकासो का जिक्र, ये नहीं जो आर्ट की पेंटिंग है, ठीक है ना। मेरी तो राइटिंग नहीं ठीक, पेंटिंग क्या ठीक हो गई। अच्छा जी, तो जिस वक्त पेंटिंग मिली है, मसलन एक पेंटिंग आपको गिफ्ट हुई है 20 लाख रुपए की, जब गिफ्ट हुई है ये उसका जिक्र हो रहा है। कैपिटल गेन में जब आप इस पेंटिंग को बेचेंगे उसका जिक्र हो रहा था। कैपिटल गेन में उस वक्त ये बात कही गई थी कि जाहिर है अब 20 लाख की पेंटिंग आपको गिफ्ट हो गई, हमने 20 लाख को उठाकर कहां टैक्स कर लिया है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स कर लिया। अब 5 साल बाद आपने पेंटिंग बेची, ये पेंटिंग तो थी कोई एंटीक, कोई यूनिक चीज थी, वो बिकी 30 लाख रुपए की, कितना गेन हुआ? कैसे 10 लाख गेन हुआ? आपकी कॉस्ट कैसे बन गई? आपको तो फ्री मिली थी, इसीलिए तो कॉस्ट बनाई थी। वहां लिखा हुआ था ना कि जिस दिन मिलेगी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट बना देंगे। कॉस्ट इसीलिए बनी थी कि वो आपने उस पर टैक्स दे दिया हुआ है। बात समझ आई है? जब पेंटिंग मिली ये उस वक्त की टैक्सेशन का जिक्र हो रहा है, जब घर मिला ये उस वक्त की टैक्सेशन का जिक्र हो रहा है। अब मसलन जरदारी साहब इस घर को बेच दें, तो अब जब घर बेचेंगे जब तो कैपिटल गेन अराइज होगा ना। अब कॉस्ट कितनी थी? क्योंकि जब घर मिला हमने इसको टैक्स किया, जितनी अमाउंट पे हमने इसको टैक्स किया वो इसकी कॉस्ट हो गई। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई भी इनमें से चीज मिली, एक बात ये मिलने के वक्त की टैक्सेशन हो रही है और रेलिवेंट हेड इसके डिस्पोजल के टाइम की टैक्सेशन करवा रहा है। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आ गया जी, वो कह रहा है सबसेक्शन 4, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, एडवांस, डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर, गिफ्ट। वो कह रहा है अगर इनमें से कोई अमाउंट हो रही हो, क्योंकि जब भी हम किसी बड़े बंदे का केस खोलने लगते हैं और वो पकड़ा जाता है तो आपको पता है ना सबसे पहले क्या कहता है? ये तो मैंने उधार लिया था। अब पनामा का सारा केस देखें, किसी भी बड़े आदमी पे हाथ डालते हैं, जब उसका कोई एसेट पकड़ा जाता है या कह देते हैं मुझे गिफ्ट हो गया था, क्या कहता है जी मैंने लोन लिया था। कहते जी लोन किससे लिया था? कहते वो तो मैंने अपने दोस्तों से लिया था। तो कोई बैंक, कोई प्रूफ? कहते नहीं, प्रूफ उस वक्त प्रूफ कहाँ होता था। तो ये लॉ उसी के लिए सारी क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर इनमें से कोई काम किया, आपने कल को कहना ये मैंने लोन लिया था या किसी से एडवांस लिया था या मैंने कंपनी में डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर पैसे जमा करवाए थे या किसी से गिफ्ट आया था, बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम अनदर पर्सन अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक, यानी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अलावा होगा तो हम इसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले लेंगे। सॉरी, नहीं, दैट इज समथिंग एल्स। ये तो असल में हुआ क्या, एक शख्स का घर पकड़ा कि ये घर कहां से आया है, वो जो रोज लफ्ज आप सुनते हैं एसेट बियॉन्ड मीन्स। एक शख्स का 10 करोड़ का घर पकड़ा गया, कहा जी कहां से आया है? कहते जी मैंने तो लोन लेके बनाया। कहते किससे लोन लिया था? कहते जी दोस्त से लोन लिया था। वो कहते फिर ये लोन यार दिखाओ कहाँ है, क्रॉस बैंकिंग चैनल से करवाए, ठीक है ना, ताकि इस ट्रांजैक्शन को बाद में लोकेट किया जा सके, देखा जा सके कि वाकई लोन था या ये वो कोई वो वाला पैसा है जो आपने अर्न किया हुआ था और आपने टैक्स नहीं पे किया, यानी ब्लैक मनी जिसे हम कहते हैं। तो जस्ट टू डॉक्यूमेंट, इन ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर किसी ने किसी को गिफ्ट दिया है तो इट शुड बी थ्रू क्रॉस चेक, यानी बैंकिंग चैनल। क्लियर हो गई बात जी? ताकि कल को आप अगर ये लोन नहीं था और आप इसको क्लेम करें तो लॉ इसको देख सके कि जनाब ये क्या बात हो रही है। अच्छा जी, इस सारे के बाद नीचे एक दो बातें और भी लिखी हुई नजर आ रही हैं।
सेक्शन 3 shall not apply to an advance for the sale of goods or supply of services. अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, लाइक हम एडवांस बच्चों से फीस लेते हैं, हमारे लिए क्रॉस चेक से लेना जरूरी नहीं है, बिकॉज हम तो ये बिजनेस कर रहे हैं. इसी तरह अगर कोई चीजें सेल कर रहा है तो उसके ऊपर ये चीजें जरूरी नहीं है. अच्छा जी, इसके बाद छोटी सी एक बात और आ जाएगी, व्हाट आर द डिडक्शन. यहां एक बड़ी सादा सी बात लिखी है, वो कह रहे हैं कि जी जो भी डिडक्शन कहीं और अलाउ हो रही हैं वो यहां भी अलाउ हो जाएंगी, यानी अगर वो उससे रिलेटेड है तो अलाउ हो जाएगी. इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड टू एनी एक्सपेंस पेड बाय द पर्सन इफ एक्सपेंडिचर इज पेड इन ड्राइविंग इनकम. वही जो इनकम वाले उसके अंदर बात आ रही थी. एक बात एक्स्ट्रा लिखी हुई है, अ पर्सन रिसीविंग एनी प्रॉफिट ऑन डेट. प्रॉफिट ऑन डेट मीन्स इंटरेस्ट. अच्छा, जब नॉर्मली हमें इंटरेस्ट, नॉर्मल इंटरेस्ट का जो ज्यादातर सोर्स हमारे पास होगा मिलने का, वो क्या होगा, बैंक में पैसे रखवाए हुए होंगे या कंपनी के आपने डिबेंचर खरीदे हुए होंगे. ये दो जरिए हैं ना एक आम इंसान के पास इंटरेस्ट आने के. जब कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी, यानी डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देगी, या बैंक देगा, तो बैंक आपकी दो चीजें काट लेगा, एक ज़कात काटेगा और एक आपका डिडक्शन एट सोर्स टैक्स भी काटेगा. तो ये वाली, अब ये एक बड़ी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, इसको समझ लें. ये वाली ज़कात, ये अलाउएबल एक्सपेंस बनेगा आपका इस हेड का. जो नॉर्मल ज़कात है उसके ऊपर हमें स्ट्रेट डिडक्शन मिल रही थी, लेकिन ये वाली ज़कात यहां पर अलाउएबल एक्सपेंस मिलेगा. अब एग्जामिनर क्या करेगा, कंफ्यूज करने के लिए लफ्ज़ ज़कात लिखेगा और कहेगा कि ये ज़कात कहाँ से आई है, बैंक से. बैंक से आई नहीं है, जरूरी है कि बैंक से, आप बैंक के इंटरेस्ट पर कटी है, तो फिर आपने ये ज़कात उधर नहीं लेकर जानी, बल्कि उधर की बजाय इसको इस हेड में लाकर टैक्स करना, एक्सपेंस बनाना है इसको. क्लियर होगी बात जी. आज आप इस चैप्टर को एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे. छोटा सा चैप्टर था, आप देखने में तो लग रहा था जी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पूरा चैप्टर रहता है, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है. जाहिर है वही चीज़ें रहती हैं जो लेस इंपॉर्टेंट हैं, या इंपॉर्टेंट के एंगल से भी बात नहीं करते, जो लेस ट्रिकी हैं वो चीज़ें रहती हैं. तो इंशाल्लाह ताला वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे. कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह. यहाँ से आगे चलें.